सुप्रभात एमपी, मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। रुक करेंगे आज की तमाम बड़ी खबरों का और सबसे पहले पन्ना के लिहाज से आज का दिन बेहद ही खास। ये आपको बता दें कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज पन्ना जिले के दौरे पर रहेंगे। पन्ना दौरे पर मुख्यमंत्री कई सारी सौगातें भी देंगे। गुन्नौर को सीएम के विकास कार्यों की सौगात मिलेगी। 677 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन मुख्यमंत्री यहां पर करने वाले हैं। विकास पर्व जिसके तहत अलग अलग क्षेत्रों में बीजेपी कार्यक्रम कर रही है, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार के लिहाज से ये बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम और चुनावी साल भी। अलग अलग जिले में पहुंचकर सौगातों का सिलसिला लगातार जारी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इसी तरह से आज पन्ना के दौरे पर रहेंगे। पन्ना के गुन्नौर में 677 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन मुख्यमंत्री को आज करना है। और मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के ऐलान से पहले ही बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। पहली सूची 39 उम्मीदवारों के नाम जिसमें शामिल हैं, 5 महिला प्रत्याशी भी इसमें शामिल की गई हैं। बीजेपी ने उन 39 सीटों पर अपने योद्धा तय कर दिए हैं जिस पर 2018 के चुनाव में पार्टी को हार का सामना करना पड़ा था। पहली लिस्ट में शामिल उम्मीदवारों में भोपाल उत्तर सीट से आलोक शर्मा, भोपाल मध्य सीट से ध्रुव नारायण सिंह, सुमावली विधानसभा सीट से ऐदल सिंह कंसाना, छतरपुर से ललिता यादव शामिल हैं। ये बीजेपी कैंडिडेट्स की लिस्ट हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। खास बात यह कि चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, इससे पहले ही 39 उम्मीदवारों की घोषणा मध्य प्रदेश बीजेपी की तरफ से। और सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी बीजेपी की पहली लिस्ट में शामिल उम्मीदवारों को शुभकामनाएं दी हैं। इसके जरिए एक ट्वीट करते हुए शुभकामनाओं का सिलसिला कल चल पड़ा। बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं ने इस बात को मेंशन किया। मध्य प्रदेश बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं की तरफ से भी ट्वीट, और ये फिलहाल आप मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तरफ से ट्वीट आप देखिए। आगामी विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी के द्वारा चयनित समिति जिसने कई सारे नामों की घोषणा की है, 39 नाम करीबन इसमें शामिल हैं। उम्मीदवारों को हार्दिक बधाई, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का ट्वीट। और उम्मीदवारों की पहली सूची जारी होने पर प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा की तरफ से भी एक बयान। पीएम मोदी और जेपी नड्डा की अगुवाई में बैठक हुई, उनकी तरफ से बताया गया उम्मीदवारों के नाम इसी में तय हुए थे। कार्यकर्ताओं को अभी से ही चुनावी मैदान में उतर जाना चाहिए। आगामी आने वाले 2023 के चुनाव में विजय का परचम तो फहराएंगे ही। विजय के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी के संकल्प कि 2023 के अंदर 2023 की विजय के साथ 2047 का माननीय प्रधानमंत्री जी का वो भारत जो दुनिया के अंदर सिरमौर बनकर के खड़ा होगा, इस संकल्प को पूरा करने में इन सारे लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। ऐसे विजय पताका के फहराने के प्रति संकल्पित कार्यकर्ता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने जिनका चयन किया है, ये सब कार्यकर्ता आज से मैदान में पहले जुटे थे, आज से मैदान में जुट गए हैं और सब मिलकर के आगामी आने वाले समय में 2023 का जो चुनाव है वो प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी विजय का परचम फहराएगी। और विधानसभा चुनाव के लिए टिकट घोषित होने पर उम्मीदवारों ने खुशी भी जाहिर की है। चुनाव में जीत का दावा भी उनकी तरफ से किया गया है। क्या कुछ प्रत्याशियों की तरफ से कहा गया, ये भी हम आपको सुना देते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने मेरे जैसे एक छोटे से कार्यकर्ताओं पे पुनः विश्वास व्यक्त किया है। मुझे पुराने भोपाल की उत्तर विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बनाया है। हम सभी कार्यकर्ता पुराने भोपाल की जनता के साथ में ये चुनाव को लड़ेंगे। मैं आपको एक बात बताऊं कि ये हम और हमारे कार्यकर्ता हम डेली काम करते थे, तो तैयारी तो हमारी पूरी है। अब प्लान करने की बात है, क्योंकि पार्टी ने काम सौंप दिया है तो हम सब मिलकर इसको प्लान करेंगे। हमारे पास इनफ टाइम है तो हम इसको अच्छे से प्लान करके इसको अंजाम देंगे। 2018 में कांग्रेस सर इस सीट से जीती थी चुनाव। हाँ, वो एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी और उसी को तो सुधारना है इस बार। जैसा कि चुनाव समिति के हमारे पूरे मध्य प्रदेश के प्रभारी
आदरणीय भूपेंद्र सिंह यादव जी ने और पूरी टीम ने मुझ पर जो भरोसा किया है, छतरपुर विधानसभा से मुझे प्रत्याशी बनाया है, मैं उनको प्रणाम करती हूं और मैं आश्वासन देना चाहूँगी, आपने जो विश्वास किया है, मेरे ऊपर भरोसा किया है, मैं खरी उतरूंगी और छतरपुर से मैं एक सेवक के रूप में छतरपुर विधानसभा का चुनाव जीत करके आऊँगी। छतरपुर की विधानसभा के हमारे मतदाता भाइयों पर, हमारे देवतुल्य हमारे कार्यकर्ताओं पर हमें पूरा भरोसा है। हर बार चुनाव में कांग्रेस ने एक वातावरण बनाया कि सरकार जा रही है, लेकिन 18 साल से जनता शिवराज जी पर भरोसा कर रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी श्रद्धा का नाम है। पार्टी ने जब जो जवाबदारी दिया है उसका निर्वहन मैंने समय समय पे किया है। अब कुछ होता है, ऐसा रहता है कि समय जब बहुत संघर्ष का हो जाता है और कुछ नहीं मिलता है तो फिर एक दिशा बदल गई थी, लेकिन फिर कहा जाता है, कहावत है कि जो रात का भूला हुआ है अगर सुबह वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं। मतलब सीधे तौर पे भी आपकी घर वापसी हुई है? जी, घर वापसी। निश्चित रूप से मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी ने हमारे ऊपर जो विश्वास जताया है, हम यहाँ के सभी हजारों हजार कार्यकर्ताओं को साथ में लेकर के, सबके साथ कंधे से कंधा मिला करके और यहाँ के वरिष्ठ जनों के आशीर्वाद से, यहाँ के नौजवानों के परिश्रम से और जो है यहाँ की माता बहनों के आशीर्वाद से इस कसरावत में कमल खिलाएंगे। तो तमाम प्रत्याशियों की बात आपने सुनी। सही कि रंजना हमारे साथ जुड़ चुकी है। रंजना, शायद ये जो डिसीजन है इतनी जल्दी शायद इसलिए सामने आया हो कि ज्यादा से ज्यादा समय प्रत्याशियों को मिल सके प्रचार के लिए, और क्या कुछ मंशा बीजेपी की नजर आती है फिलहाल? अवंतिका, ये वो सीटें हैं जिन पर बीते चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हार मिली थी और फोकस हारी हुई सीटों पर इस बार सरकार का बहुत ज्यादा है और केंद्रीय चुनाव जो समिति है उसका भी फोकस इन्हीं हारी सीटों पर है और करीब 102 से ज्यादा सीटें ऐसी हैं जो हारी हुई थी और कम मार्जिन से वहां पर बीजेपी के प्रत्याशियों को जनता का समर्थन मिला था। तो इसी को लेकर अब उनमें से करीब 102 में से करीब 39 सीटों पर अभी प्रत्याशियों की घोषणा कर दी गई है और एक तरह से भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के मुकाबले प्रत्याशियों की घोषणा में तो बाजी मार ली है और दूसरी तरफ एक बड़ी बात यह भी है कि प्रत्याशियों को समय मिला है जमीनी स्तर पर काम करने का, जनता के बीच जाने का, सरकार की योजनाओं को बताने का और जन समर्थन जुटाने के लिए। इसीलिए इस बार 39 सीटों पर जिन पर हार मिली थी बीजेपी को, उन पर प्रत्याशियों की घोषणा की है। लेकिन अवंतिका, अगर जिक्र किया जाए तो ये वही प्रत्याशी हैं जो कि इनमें से करीब 28 से ज्यादा कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि पूर्व मंत्री हैं, जिनको पहले पूर्व मंत्री और पहले भी टिकट मिल चुका है, जिनमें से इनको हार मिली थी। अब ऐसे में इन पर जिम्मेदारी इसलिए ज्यादा बनती है क्योंकि एक बार पहले भी इनको हार का सामना करना पड़ा था। ऐसे में अब जमीनी स्तर पर खुद को कितने बड़े स्तर पर मजबूत कर पाते हैं, जनता के बीच किस तरीके से अपना जन समर्थन जुटाने के लिए जो कोशिशें हैं वो कर पाती, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। और दूसरी बात ये भी है कि कांग्रेस के मुकाबले जो पहले सीटें इन्होंने घोषित की हैं उसका भी असर थोड़ा सा देखने को मिलेगा, लेकिन अब जल्द ही ये कहा जा रहा है कि सितंबर के पहले हफ्ते तक तमाम सीटों पर और जो प्रत्याशी हैं उनकी घोषणा कर ली जाएगी और प्रत्याशियों को जमीनी स्तर पर काम करने का जो मौका है वो भी दिया जाएगा। चलिए देखना होगा आगे क्या होता है। बहुत शुक्रिया आपका रंजना, फिलहाल ये जानकारी साझा करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। ग्वालियर से अगली बड़ी खबर, बारिश न होने के चलते यहां पर चिंता लगातार बढ़ती हुई। ग्वालियर में बांध आधे खाली हो चुके हैं। तिघरा डैम की अगर बात करें तो 50% पानी यहां पर बचा हुआ है और तिघरा डैम से फरवरी तक सप्लाई के लिए पानी सिर्फ शेष है। जल संसाधन विभाग ने नगर निगम को इसके लिए पत्र भी लिखा है। शहर में एक दिन छोड़कर दूसरे दिन पानी की सप्लाई किए जाने की बात इस पत्र में सामने आई है। तिघरा डैम में पानी की स्थिति कितनी है ये भी आप देखिए, 50% पानी भरा है और ये माना जा रहा है कि तिघरा डैम में महज इतना ही पानी है कि फरवरी तक ही अलग अलग इलाकों में सप्लाई हो सके। सहयोगी सुशील कौशिक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका हम रुक लेते हैं। सुशील, एक बहुत बड़ा इलाका ग्वालियर का तिघरा डैम के पानी से जहां पर आपूर्ति होती है, आने वाले समय में कितनी बड़ी चुनौती हो सकती है लोगों के लिए? बिल्कुल, देखिए अभी अगर देखें तो एक सप्ताह से ग्वालियर चंबल अंचल में बारिश नहीं हो रही है, जिसके चलते हालात जो है सूखे जैसे नज़र आने लगे हैं और यही वजह है कि जो बांध है वो बांध भी कम वर्षा के चलते नहीं भर पाए हैं। ग्वालियर के बांधों की बात करें तो चाहे तिघरा डैम हो, ककेटो हो, पैसारी हो, ये डैम अभी भी 50% खाली है। और तिघरा डैम की स्थिति तो ये है कि अगर पानी रोजाना सप्लाई किया जाता है
तो दिसंबर तक ही पानी सप्लाई हो पाएगा। यही वजह है कि जल संसाधन विभाग ने नगर निगम को एक पत्र लिखा है जिसमें कहा गया है कि इस तरह के बारिश के हालात न बनते देख शहर में एक दिन छोड़कर पानी की सप्लाई करने की व्यवस्था की जाए। हालांकि अभी नगर निगम के पास ये पत्र पहुंचा है, लेकिन अभी रोजाना सप्लाई हो रही है। अब उम्मीद यही है नगर निगम को और अन्य लोगों की जल्द ही अच्छी बारिश होगी और जिसके चलते जो डैम खाली है वो भर पाएंगे। लेकिन अगर ये बारिश ना होने का सिलसिला थोड़े दिन और खिंचता है तो निश्चित तौर पर पेयजल सप्लाई जो है उसको लेकर नगर निगम को विचार मंथन करना पड़ेगा कि क्या एक दिन छोड़कर पानी की सप्लाई की जाए, ताकि अगर हालात अवर्षा के बनते हैं तो विपरीत स्थितियों से निपटने के लिए जल संरक्षित रह पाए। चलिए देखने वाली बात कि आगे निगम की तरफ से क्या फैसला होता है। बहुत शुक्रिया आपका सुशील जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हुए बात करेंगे इंदौर की, जहां कुत्ता घुमाने को लेकर विवाद की स्थिति बन गई। सिक्योरिटी गार्ड ने अपनी लाइसेंसी बंदूक से ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। 2 लोगों की मौत हो चुकी है इस घटना में, 6 लोग घायल हैं। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इंदौर के कृष्णा बाग कॉलोनी की पूरी घटना, ये तस्वीरें आप देखिए। सिक्योरिटी गार्ड जिसकी तरफ से अंधाधुंध फायरिंग की गई, 2 लोगों की जान जा चुकी है। महज छोटी सी बात को लेकर विवाद शुरू हुआ था, लेकिन फायरिंग में तब्दील हुआ। इंदौर का हम रुख कर लेते हैं कि अरुण त्रिवेदी हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। अरुण, क्या थी ये विवाद की स्थिति, क्यों उस तरह के हालात बने और अभी तक पुलिस की तरफ से क्या संज्ञान लिया गया है? बिल्कुल, देखिए ये खजनाना क्षेत्र की जो कृष्णाबाग कॉलोनी है उसकी घटना है और एक कुत्ता घुमाने के बाद पर 2 पक्षों में विवाद हुआ। इसी दौरान बैंक में सुरक्षा गार्ड है राजाराम, इन्होंने अपनी लाइसेंसी बंदूक से गोली चलाई और उसमें 8 लोग घायल हुए थे और 2 लोगों की मौत हो गई। 8 में से जो 2 मामूली घायल थे उनको इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई, लेकिन 6 लोग अभी भी भर्ती हैं। और ये पूरा सनसनीखेज घटनाक्रम देर रात का है, जिसमें जो आरोपी हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया है और उनकी जो लाइसेंसी बंदूक है उसको भी जब्त कर लिया गया है। ठीक है, चलिए देखने वाली बात के क्या आगे कार्रवाई होती है। बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल अरुण जानकारी के लिए। भोपाल से अगली बड़ी खबर, डॉक्टर सरस्वती सुसाइड मामले को लेकर एक नया मोड़ आता हुआ नजर आता है। बिजनेस के लिए ससुराल से पति के पैसे लेने की बात अब सामने आ रही है। मामले में जांच अधिकारी का बयान भी सामने आया है। उनकी तरफ से कहा गया है कि दहेज दिया गया, लेकिन प्रताड़ना जैसी कोई बात सामने नहीं आई है। मामले में कुछ भी कहना फिलहाल जल्दबाजी होगी। वरिष्ठ अधिकारियों के स्तर पर जांच भी की जा रही है। एफएसएल रिपोर्ट आने का भी इंतजार है। मोबाइल की रिपोर्ट आने के बाद और ज्यादा तथ्य सामने आ सकते हैं। सभी के बयान, ड्यूटी चार्ट, रजिस्टर की भी जांच होगी और परिजनों ने जीएमसी प्रबंधन पर पहले गंभीर आरोप लगाए थे और उसके बाद जांच का सिलसिला कि उसमें एफएसएल रिपोर्ट भेजी गई जो अभी तक आई नहीं है, और लेकिन मैं उसके जो फैक्ट्स हैं रीचेक कर रहा हूँ। माँ बाप के जो कथन हैं वो भी देखे हैं। हम और वरिष्ठ अधिकारियों का निर्देश भी उसमें सब मिले हैं कि एक बार उसको रीचेक करके मैं अपने स्तर पे और उसको जांच आगे बढ़ाई जाए, जिसके चलते हम कथन और जो वहाँ पर का जो ड्यूटी चार्ज थे, रजिस्टर था और जितने जो उनके एलिगेशंस थे उस पर जांच हम करके अब उसमें आपको जो भी कुछ होगा अपडेट देंगे। सर, कुछ पति के द्वारा ससुराल से कुछ पैसे वगैरह लेने की बात सामने आई तो दहेज देने की बात आई है, पर कहीं पे अभी प्रताड़ित दहेज से होना ये ऐसा अभी तक की जांच में समझ में नहीं आया है। अभी कहना कुछ भी बहुत अर्ली होगा। तो चूँकि मामला संगीन है, नवविवाहिता का मर गया, इसलिए बहुत ज़्यादा उस पर ऐसा डिस्कशन नहीं किया जाना चाहिए। बट जो भी फैक्ट्स निकल के सामने आएंगे मैं आपको अवगत से कराऊंगा। चलिए मध्य प्रदेश में मानसून की स्थिति पर अब बात कर लेते हैं। एक बार फिर से मानसून सक्रिय होता हुआ नजर आ रहा है। प्रदेश के कई शहरों में बारिश की आशंका है। बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बना है, मौसम विभाग की तरफ से बताया गया है। जबलपुर, रीवा, सागर, शहडोल संभाग के जिलों में बारिश हो सकती है। भोपाल, उज्जैन, ग्वालियर संभाग में जिलों में कहीं कहीं बारिश होने की आशंका। बीते 10 से 12 दिनों से बारिश यहां पर नहीं हुई है। भोपाल, ग्वालियर समेत 14 जिलों में सामान्य से कम बारिश दर्ज की गई है और इसी वजह से जल आपूर्ति को लेकर भी संकट, लेकिन आने वाले समय में बारिश की संभावना है। और नागपुर की बीजेपी नेता सना खान की मर्डर मिस्ट्री अब लगातार उलझती हुई नजर आती है। दरअसल अज्ञात युवती के शव की शिनाख्त के लिए हरदा पहुंचे सना खान के भाई ने इनकार के बाद नागपुर पुलिस ने एसपी हरदा से मुलाकात की है। डीएनए टेस्ट के लिए मांग की जा रही है। कोर्ट से डीएनए टेस्ट का ऑर्डर लेकर नागपुर पुलिस जिला अस्पताल आई, शव के नमूने लिए हैं और अब नागपुर में सना के परिजनों के सैंपल लेकर डीएनए जांच के लिए भेजे जाएंगे। पिछले 15 दिनों से हरदा पुलिस के
लिए अज्ञात युवती का शव पहेली बनता जा रहा है और शव की पहचान नहीं हो पा रही है। सिराली थाने के एसआई ने कहा है कि डीएनए टेस्ट के नमूने महाराष्ट्र पुलिस ने लिए हैं, उसके बाद ही कुछ स्पष्ट हो पाएगा। और अब सतना से अगली बड़ी खबर, जहां रामनगर के अरगट गेहूं खरीदी केंद्र में बड़े घोटाले का मामला सामने आया है। खरीदी केंद्र में फर्जी तरीके से किसानों से करीब 2700 क्विंटल गेहूं खरीदे गए, 56 लाख रुपए का भुगतान भी हुआ और इसे लेकर अब संशय की स्थिति। एफसीआई इंस्पेक्टर ने रामनगर थाने में स्व सहायता समूह और कंप्यूटर ऑपरेटर के खिलाफ केस दर्ज करा लिया है। पुलिस भ्रष्टाचार के इस बड़े मामले की जांच भी फिलहाल कर रही है। गेहूं खरीद केंद्र का है, जिसपे राम शकर सिंह जो इसके मुख्य आरोपी है और कंप्यूटर ऑपरेटर के पद में लक्ष्मी समूह में था ये चौक की, इनके साथ 14 समूह की महिलाएं हैं। उनके द्वारा 56,98,187 रुपये का हेर किया गया था गेहूं खरीद केंद्र में और इनके द्वारा कूटरचित दस्तावेज बना के पोर्टल में गेहूं की फर्जी खरीद की एंट्री बताई गई थी। लगभग 2681 कुंटल गेहूं की इसमें एंट्री बताई गई थी। इस पर से इंदौर में हैरतअंगेज हवाई रेस्टोरेंट टर्मिनल 10 घोटाले का खुलासा हो चुका है। दरअसल यहां पर MR10 पर संजना हाउसिंग सोसाइटी ने करोड़ों रुपए की बेशकीमती जमीन सारे नियमों को ताक पर रखकर किराए पर दे दी, जबकि यहाँ पर संस्था के सदस्य के आवासीय प्लॉट हैं। इन पर मकान बनने थे, लेकिन हाउसिंग सोसाइटी ने जमीन किराए पर दी और अवैध रूप से लाखों रुपए का किराया भी वसूला गया। स्क्रैप में खरीदने प्लेन में हवाई रेस्टोरेंट टर्मिनल 10 शुरू हुआ, लेकिन जब इसका खुलासा हुआ तो सहकारिता विभाग ने संस्था को भंग कर रिसीवर बैठा दिया। किराएदार को जब इस धोखाधड़ी का पता लगा तो उसने पुलिस में शिकायत की और पुलिस अब इस पूरे मामले पर संज्ञान ले चुकी है। FIR दर्ज कर जांच शुरू की जा चुकी है। खजराना पर के आवेदन प्राप्त हुआ था आवेदक की तरफ से, जिसमें आदित्य पंचारिया आवेदक का नाम है, जिनके तरफ से एक रेस्टोरेंट उनको दिया गया था, एक ज़मीन दी गई थी रेस्टोरेंट चलाने के लिए, एक हवाई रेस्टोरेंट था वो। तो उसमें उनका बोलना है कि जिस दिन उनको वो रेस्टोरेंट चलाने के लिए दिया गया था, जिस दिन वो संपत्ति उनको लीज पे दी गई थी, उस दिन अनावेदक के पास वो संपत्ति उनके अधिकारिता में नहीं थी। अगली खबर धार से है। यहां पर 250 करोड़ के सेंट टेरेसा जमीन घोटाले में ईडी की कार्रवाई से भूमाफिया में हड़कंप मच गया है। ईडी की कई टीमों ने सेंट टेरेसा जमीन घोटाले से जुड़े मुख्य आरोपी सुधीर जैन, सुधीर दास सहित अन्य आरोपियों के ठिकानों पर छापामार कार्रवाई की। सेंट टेरेसा ट्रस्ट को दान में मिली जमीन को ट्रस्ट से जुड़े कुछ लोगों ने भूमाफिया के साथ मिलकर फर्जी तरीके से बेच दिया था। ईडी ने कार्रवाई करते हुए 30 से ज्यादा लोगों को आरोपी बनाया। इन पर कार्रवाई अब सिलसिलेवार की जा रही है। और अगली खबर भोपाल से। यहां पर अक्सर अपनी बद इंतजामी के लिए सुर्खियों में रहने वाले शाहजहांपुर जिला अस्पताल में स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंची। कायाकल्प अभियान के तहत पीयर असेसमेंट के लिए यहां पर टीम पहुंची थी। मरीजों को दी जाने वाली सुविधाओं का जायजा लिया गया। टीम के दौरे को देखते हुए अस्पताल में अधिकारी और कर्मचारी मुस्तैद दिखे। अस्पताल में बेहतर व्यवस्थाएं दिखाने की कोशिश की गई। रंगाई पुताई का काम भी होता दिखा, लेकिन नतीजा सिर्फ यही रहा कि डॉक्टर गोपाल कटारे ने कहा कि अस्पताल में और भी सफाई की आवश्यकता है। सफाई व्यवस्था थोड़ी सी कमजोर है। भारत सरकार द्वारा अस्पतालों में दी जा रही सुविधाओं की गुणवत्ता को और ऊंचा उठाने के लिए कुछ कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जिसमें कायाकल्प एक कार्यक्रम है, जिसके तहत आज जिला चिकित्सालय शाहजहांपुर का निरीक्षण किया जा रहा है और उसमें गुणवत्ता में किस तरह से सुधार किया जा सकता है उसके बारे में अस्पताल प्रशासन और प्रदेश स्तर पर जो है सुझाव। खबर इंदौर से। यहां ज्वेलर्स की दुकान में चोरी के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है। सोने की अंगूठी से भरा बॉक्स चुराने के मामले में इंदौर क्राइम ब्रांच ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इन आरोपियों में एक नाबालिग भी मौजूद है। आपको ये बताएं कि चोरी की पूरी घटना CCTV कैमरे में कैद हो गई थी। इसके आधार पर पुलिस की तरफ से कार्रवाई की गई। एक व्यक्ति जो है अंगूठी देखने के बहाने आया था और उसने मौका देखते ही वो अंगूठिया साहब जो है लेकर भाग गया था, गायब कर दिया था उसने। तो इस पर अपराध कायम हुआ था 379 का। उसके बाद पुलिस ने CCTV फुटेज और अन्य तथ्यों के बेसिस पे और क्राइम के टीम के साथ मिलकर के पुलिस ने पूरी कार्रवाई की। इसमें जो टोटल अभी तक 4 आरोपी पुलिस के द्वारा जो है हिरासत में लिए गए हैं। इसमें 2 जो हैं जो बालिग हैं, एक नाबालिग बाल अपचारी है। और अब देखिए 25 सेकंड में खबर।